हेलो। तो जैसा कि हमने पिछली क्लास में हम लोगों ने सर्वर कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा था, सर्वर को कैसे इंस्टॉल करेंगे, है ना। तो आज के टॉपिक को हम लेंगे। जो आज का टॉपिक हम लोग का होगा ये होगा कि डीएचसीपी सर्वर क्या होता है। जो आज हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे डीएचसीपी सर्वर के बारे में। ये होता क्या है, इस पे काम कैसे करते हैं, साथ में ये क्यों इतनी इम्पोर्टेंसी है, इसकी इतनी ज़रूरत क्यों पड़ती है, इसके बारे में पूछें। तो अधिकतर जगह पे आप कोई भी आप सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन के पार्ट पे जाएं या किसी के भी पार्ट पे जाता है तो आपसे हमेशा पूछा जाता है डीएचसीपी के बारे में क्वेश्चन, कोई ना कोई एक क्वेश्चन आता रहता है। तो सबसे पहले हम डीएचसीपी है क्या तो ये समझ लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं डीएचसीपी स्टैंड फॉर डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ये यहाँ पर हमारा निकल कर आया डीएचसीपी स्टैंड फॉर डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। तो ये हुआ कि ये जो डीएचसीपी है एक प्रोटोकॉल है और एक सर्वर क्या है, एक सर्वर अलग चीज़ है। सर्वर हम कह सकते हैं कि इससे जिससे हम वर्क करवाएंगे, तो इसका फुल फॉर्म आता है डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। और ये किसके लिए यूज होता है, तो यहाँ पर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर पता चलेगा इट इज यूज्ड फॉर प्रोवाइडिंग एन आईपी एड्रेस टू द computer system in a network automatically। ये क्या करता है, इट इज यूज फॉर द प्रोवाइडिंग एन आईपी एड्रेस टू द कंप्यूटर सिस्टम ऑटोमेटिकली। यह ऑटोमेटिक जितने भी कंप्यूटर सिस्टम हैं आपके एक नेटवर्क में उनको आईपी एड्रेस प्रोवाइड करता है। अभी तक आप लोगों ने जाना कि जब भी हम क्या करते थे आईपी देते थे तो आईपी को मैनुअल देते थे, है ना। मैनुअल देने के लिए हम क्या करते थे, नेटवर्क अडाप्टर को ओपन कर लेते थे और वहाँ पे IPv4 की प्रॉपर्टीज़ पे चले जाते थे और वहाँ से कोई भी क्लास का, जैसे हम लोग मैनुअली यूज़ करते थे क्लास सी की आईपी और क्लास ए क्लास बी क्लास सी की जो आईपी को हम लोग यूज़ करते थे उसको पुट करते थे। अब यहाँ पर जैसे एक सिनारियो मान लो कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन, ये एक ऑर्गेनाइजेशन हो गया और इस ऑर्गेनाइजेशन में हमारे 50 प्लस से ज़्यादा सिस्टम लगे हैं। मान लो 500 सिस्टम ऐसे लगे हुए हैं, एक नेटवर्क बना है 500 सिस्टम लगे हुए हैं। कितने क्लाइंट हैं हमारे पास, 500। अब 500 आईपी मुझे देना, अगर मैं मैनुअली दूंगा तो मुझे एक चीज़ ध्यान रखना, अगर मैं इस आईपी को मैनुअल दूंगा, है ना, तो एक तो ज़्यादा तो टाइम जाएगा, 500 सिस्टम पे मुझे आईपी देनी है। दूसरा उन आईपी की लिस्ट भी बनानी है और जब भी मान लीजिए कोई नया सिस्टम आ गया, कोई न्यू सिस्टम आपके यहाँ पर आ गया, तो उसमें हम आईपी देने से पहले उस लिस्ट में चेक करेंगे कि आज जो हमने आईपी इस नए सिस्टम को दे रहे हैं कहीं उस आईपी को हमने यहाँ पर किसी अनर सिस्टम में असाइन तो नहीं कर दिया है। ऐसा क्यों, चलो एक ये भी समझते हैं ऐसा क्यों है, क्यों मुझे नए सिस्टम को चेक करना पड़ेगा। क्योंकि अगर मान लिया हमने, मेरे पास एक सिस्टम था, इसकी आईपी हमने दे दिया 192.168.1.10 की, ठीक है, और एक नया सिस्टम नेटवर्क में ऐड हुआ, इसको भी आईपी हमने यही दे दिया 192.168.1.10। ये तो चलो अभी हमने इसको भी दे दिया 192.168.1.10। अब समस्या ये आएगी आपके सामने कि अगर सेम टाइम पर, अगर ये वाला कंप्यूटर ऑन है और नेटवर्क में काम कर रहा है और नया सिस्टम आपने इसको भी ये सेम आईपी प्रोवाइड कर दिया, ये भी क्या है नेटवर्क में ऑन है, दोनों नेटवर्क में ऑन है और दोनों का आईपी क्या है सेम है, तो ये दोनों आपस में डुप्लीकेसी करेंगे, डुप्लीकेट हो जाएंगे, यानी एक आईपी इसकी एक आईपी इसकी। तो जब आईपी दोनों की सेम है
तो एक दूसरे से क्या करेंगे, डुप्लीकेट मैच करेंगे, और ना ही ये वाला कंप्यूटर काम करेगा, ना ये नेटवर्क पे काम कर पाएगा, ना ये काम कर पाएगा। यानी कहा जाता है कि हर एक सिस्टम का अपना एक यूनिक आईपी एड्रेस होता है, ये भी बोला गया है। तो आईपी एड्रेस अगर सेम है तो डुप्लीकेट का इशू देगा, और इस केसेस में ना ही तो नया वाला कंप्यूटर काम करेगा ना पुराना। इसीलिए अगर हम मैनुअल आईपी 500 प्लस ऑर्गेनाइजेशन में कर रहे हैं तो उसकी एक लिस्ट बनानी होगी, और कोई भी नया सिस्टम आएगा तो उस पर आईपी डालने से पहले उस लिस्ट में हमें देखना पड़ेगा। तो एक क्वाइट टफ टास्क है, समय लेने वाला भी टास्क है, और इससे कोई सोल्यूशन भी अच्छा सा नहीं निकल रहा है। यानी गलती होने की संभावनाएं को हमने 50 से 60% इंक्रीज कर दिया है, कि 50 to 60% हमसे मिस्टेक हो सकता है। आईपी डुप्लीकेट है, आईपी एक इधर यूज हुआ है, एक इधर यूज हो रहा है आईपी। तो आईपी क्या करेगा, दोनों को फ्लैक्चुएट मारेगा, इसके पास भी वही मैसेज गेट होगा, इसके पास भी वही मैसेज गेट होगा, नहीं ये वर्क कर पाएगा ना ये वर्क कर पाएगा, दोनों काम नहीं कर पाएंगे हमारे नेटवर्क में। दैट्स द रीजन कि हमें क्या करना होगा, हमें यह करना होगा कि ये जो आईपी है ये कहीं डुप्लीकेट ना हो पाए, और जो हमने 500 पे देना है वो मैनुअल भी ना दे के ऑटोमेटिक रूप से क्या करें, आईपी को प्रोवाइड कर सके। उस केस में हमें क्या करना है, डीएचसीपी सर्वर को इंस्टॉल करना है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि आईपी क्यों ऑटोमेटिक हम लोग लेते हैं। अगर 3-4 सिस्टम है तो आपको पता है कि 3 ही 4 सिस्टम है, वो वहां पर आप मैनुअल करो। अगर 500 प्लस 100 प्लस 50 प्लस, तो एक उसको आईपी को मैनेज करना एक टफ टास्क हो जाता है, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगा। अब मान के चलते हैं हम यहाँ पर, जैसे कि हमने यहाँ पर डीएचसीपी सर्वर एक लगा दिया, एक सर्वर बना दिया। सर्वर इंस्टॉलेशन करने के बाद उस पर हमने क्या कर दिया, डीएचसीपी सर्वर इसको बना दिया। अब ये भी नेटवर्क से जुड़ा है हमारे, मान लिया ये स्विच है हमारा जिससे जुड़े हैं, और सारे पीसीज हमारे क्या हैं, सभी कनेक्टेड है, ठीक है, सभी कनेक्टेड है। तो डीएचसीपी का काम है आईपी प्रोवाइड करना सभी क्लाइंट सिस्टम में, वो भी कैसे, ऑटोमेटिक रूप से सभी क्लाइंट सिस्टम में आईपी प्रोवाइड करना है। और यह एक बार, जैसे यहाँ पर एक बार इसने आईपी ये दे दिया 1.10 दे दिया, तो यहाँ दे देगा 1.11 दे देगा, 1.12 दे देगा। तो इससे गलती नहीं होता है कि कोई भी नया सिस्टम आएगा, अगर इसने 10 दिया हुआ है तो उस नए सिस्टम को 10 कभी नहीं देगा, उस नए सिस्टम को ये उसके आगे की आईपी को प्रोवाइड करेगा। साथ में अगर मुझे आईपी की लिस्ट निकालनी हो, कंप्यूटर की पूरी लिस्ट निकालनी हो, तो हम डीएचसीपी सर्वर से उसकी लिस्ट को निकाल सकते हैं। साथ में ही हम, अब देखो ये ऑटोमेटिक आईपी है तो ये चेंज होता रहता है, एक इंटरवल के बाद ये आईपी क्या होंगे, चेंज होते रहते हैं। आईपी इंटरवल के बाद चेंज होंगे। अगर आप चाहते हैं कि ये आईपी एड्रेस चेंज ना हो, उसके लिए भी हम लोग डीएचसीपी सर्वर में रिजर्वेशन का यूज करते हैं। तो आई होप कि आपको दोनों में अंतर समझ में आ गया, मैनुअल और डीएचसीपी में क्या अंतर होता है। तो DHCP stand for Dynamic Host Configuration Protocol. It is used for providing an IP address in a computer system in a network automatically. Provide IP address automatically in a network. ये भी कह सकते हैं, It is used to provide an IP address in a network automatically. Clear? It uses the port number. It uses the port number 67 and 67 and 68। यह कौन से पोर्ट नंबर को यूज करता है, 67 एंड 68 इसका पोर्ट नंबर होता है। कोई प्रोटोकॉल होगा तो उसका एक पोर्ट नंबर होगा, बिना पोर्ट नंबर के वो काम नहीं करेगा, ठीक है। तो इसका पोर्ट नंबर होता है बाय डिफॉल्ट 67 एंड 68। और 67 कहाँ, 68 कहाँ, ये अलग अलग टर्म्स में यूज होगा। तो और इसमें देख लेते हैं DHCP नोट पॉइंट में देख लेते हैं। DHCP provide an IP address
विथ डोरा प्रोसेस। अब चलो DHCP IP तो देता है, लेकिन वो कौन से प्रोसेस को फॉलो करता है? दिस प्रोसेस इज आल्सो नोन एज अ डोरा प्रोसेस। अगर कोई आपसे पूछे कि ऐसा कौन सा प्रोटोकॉल है या DHCP किस तरह से IP को प्रोवाइड करता है, तो DHCP प्रोवाइड एन IP एड्रेस विथ डोरा प्रोसेस। डोरा प्रोसेस के साथ में DHCP IP एड्रेस को प्रोवाइड करता है। तो अब समझ लेते हैं डोरा, DORA, डोरा आखिर है क्या? D से होता है डिस्कवर, O से होगा ऑफर, R से रिक्वेस्ट, A से एक्नॉलेज। A से क्या होगा? एक्नॉलेज। तो हमने क्या पढ़ा यहाँ पर कि DHCP IP को प्रोवाइड करता है डोरा प्रोसेस के तहत, और डोरा को क्या कहते हैं? D से डिस्कवर, ऑफर, रिक्वेस्ट और एक्नॉलेज। आखिर ये होता क्या है, इसके बारे में समझते हैं हम लोग। तो क्या होता है डिस्कवर में, अगर हम बात करें डिस्कवर की, अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये निकल कर आता है फैक्ट, द क्लाइंट send out a DHCP discover। तो क्या होता है? द क्लाइंट सेंड आउट अ DHCP discover मैसेज to identify DHCP सर्वर। क्या कह रहा है डिस्कवर में? द क्लाइंट सेंड आउट अ DHCP डिस्कवर मैसेज टू आइडेंटिफाई DHCP सर्वर। सिनेरियो में समझते हुए चलते हैं। तो सिनेरियो हम लोग बना लेते हैं। यहाँ पर ये हमारा एक नेटवर्क हो गया और यहाँ पर हमारा DHCP सर्वर हो गया। इसको हम मान लेते हैं ये हो गया DHCP सर्वर, ठीक है। और यहाँ से हमारे क्या है? ये क्लाइंट है। अब देखो, कोई भी सिस्टम अगर नेटवर्क में है तो वो तभी कम्युनिकेट करेगा जब उसके पास एक IP एड्रेस होगा। अब मैंने आपको पहले बताया है कि नेटवर्क में कोई सिस्टम तभी कम्युनिकेट करेगा जब उसके पास IP एड्रेस होगा। तो ये क्या करते हैं, डिस्कवर का ऑप्शन मतलब होता है जो क्लाइंट है वो अपने नेटवर्क में ये डिस्कवर करेगा क्या कोई DHCP सर्वर है या नहीं। तो यहां से रिक्वेस्ट कहां जा रहा है? DHCP सर्वर के पास। किसके लिए? फॉर IP एड्रेस के लिए। यानी क्लाइंट को किसकी जरूरत है? IP एड्रेस की जरूरत है। और ये क्लाइंट को पता है, यानी मशीन को पता है कि उसको IP ऑटोमेटिकली रूप में चाहिए, यानी DHCP IP प्रोवाइड करेगा। तो इस केसेस में ये क्या करेंगे? सर्वर से रिक्वेस्ट मतलब ऑफर करेंगे क्या उनके नेटवर्क में कोई सर्वर है। अगर DHCP सर्वर है तो यह उनको IP का, ये जिन्होंने ये डिस्कवर किया है IP को, उसके लिए वो ऑफर करेगा। नेक्स्ट हमारा है ऑफर। तो ऑफर में देखो क्या होता है। ऑफर में अगर हम देखें, द DHCP सर्वर्स रिस्पॉन्ड, द DHCP सर्वर respond with an available IP address and option। The DHCP server respond within an available IP address and option। तो देखो फिर से सिनेरियो हम लोग चलते हैं। ये हमारा हो गया सर्वर। कौन सा सर्वर हो गया? DHCP सर्वर। ये हमारा है नेटवर्क में, और यहाँ पे हमारे PC क्लाइंट लगे हुए हैं। तभी इन्होंने क्या किया था? IP डिस्कवर करना किया था, यानी सभी लोगों ने DHCP सर्वर को ढूंढा नेटवर्क में।
अब अगर DHCP सर्वर नेटवर्क में अवेलेबल है तो इन्होंने क्या ढूंढा था, आईपी ढूंढा था, तो यह उनको आईपी के लिए ऑफर करेगा कि हम DHCP सर्वर आपको ये आईपी प्रोवाइड कर रहे हैं और भी साथ में कुछ ऑप्शन देगा। क्लियर हो गया। तो ये क्या करेगा, ओ से DHCP ऑफर करेगा, किसको, क्लाइंट को ऑफर करता है, ध्यान रखना, DHCP क्लाइंट को ऑफर कर रहा है। अब आता है दूसरा रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट में क्या आएगा, द क्लाइंट रिक्वेस्ट, द क्लाइंट requests the IP address from the server। अब ध्यान दीजिएगा फिर से यहाँ पर, द क्लाइंट रिक्वेस्ट द IP एड्रेस फ्रॉम द सर्वर। अब इसने अगर ऑफर किया तो फिर से क्लाइंट क्या करेगा, सेम चीज यहाँ से समझिएगा, बार बार हम नहीं बनाने वाले हैं, थोड़ा सा आप लोग इस पे भी समझ लो। अब देखो रिक्वेस्ट, अभी तो DHCP सर्वर ने क्या कर दिया था, ये ऑफर किया था, है ना, ऑफर किया था आईपी को। अब ये क्या करेगा, क्लाइंट रिक्वेस्ट करेगा DHCP से कि आपने जो आईपी मुझे ऑफर किया है उसको मुझे दे दो, राइट। यानी जो ऑफर हुआ आईपी, भाई सारे कंप्यूटर को आईपी तो चाहिए, तो उसने ऑफर किया और उस ऑफर को क्या करेगा, ये एक्सेप्ट करेगा, यानी रिक्वेस्ट करेगा कि जो आपने ऑफर किया है उसमें से मुझे ये वाली आईपी दे दिया जाए। एंड देन हमारा आता है एक्नॉलेज। एक्नॉलेज, एक्नॉलेज के बारे में बात करें, द सर्वर acknowledge the IP address and completes the initiation cycle। अब DHCP सर्वर क्या करेगा, इनको वो आईपी प्रोवाइड कर देगा, यानी क्लाइंट को आईपी प्रोवाइड करने के बाद ये जो इनिशियलाइजेशन साइकिल है उसको कंप्लीट कर देगा और साथ ही साथ उनके पूरे हिस्ट्री को अपने पास सेव कर। तो यहाँ पर ये इनिशिएशन साइकिल को क्या कर देता है, सर्वर पूरा कर देता है। क्लियर हो गया इतना। चलिए नेक्स्ट करते हैं। तो नोट पॉइंट कुछ लिख लेते हैं, है ना, नोट पॉइंट में, चलिए नोट पॉइंट थोड़ा थोड़ा लिख लेते हैं। चलिए थोड़ा सा नोट पॉइंट कर लें, फिर उसके बारे में अभी और लिखना है। नोट पहला, DHCP is a client server protocol। यहाँ पर निकल आया DHCP कौन सा प्रोटोकॉल है, तो क्लाइंट सर्वर का प्रोटोकॉल है ना। अच्छा, तो यहाँ पर लिखो DHCP runs at the application layer। application layer of the TCP/IP स्टैक। यानी अगर हम बात करें DHCP सर्वर कौन से लेयर पे वर्क करता है, तो DHCP वर्क करता है एप्लीकेशन लेयर पर। तो ये इस चीज का विशेषता ध्यान रखिएगा आप लोग, कभी पूछ लिया जाए कि विच लेयर वर्क ऑन DHCP, तो DHCP वर्क ऑन अ TCP/IP लेयर। ओके,
अ DHCP सर्वर, एक चीज और लिखते हैं, अ DHCP सर्वर manages a record of all the IP addresses it allocates to network node। जो DHCP सर्वर है वो सारे आईपी का रिकॉर्ड रखता है जिसको भी उसने आईपी अलॉट किया है। बाय डिफॉल्ट लीज टाइम ऑफ DHCP server IP is 8 days। अब देखो, जो DHCP सर्वर ने क्लाइंट को आईपी दिया है वो लीज पर देता है, यानी उधार पर देता है, ठीक है, जिससे उसको मेंटेन करने में भी आसानी होती है, वो अपना एक रिकॉर्ड मेंटेन करके चलता है ना। तो यहाँ पर जो बाय डिफॉल्ट लीज टाइम है वो 8 डेज की है। आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, डिपेंड अपॉन योर ऑर्गेनाइजेशंस प्रोटोकॉल। एक चीज़ यहाँ पर और रखिएगा, जैसे कोई कह दे DHCP is not a routable protocol। DHCP एक राउटेबल प्रोटोकॉल नहीं है। राउटेबल का मतलब जो रूट को डिफाइन करता है वो प्रोटोकॉल ये नहीं है, ठीक है। DHCP जो प्रोटोकॉल है वो लोकल एरिया नेटवर्क पे वर्क करता है। और DHCP रिले एजेंट एक होता है। अगर क्लाइंट यानी नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर चाहता है कि वो अलग अलग सबनेट्स में आईपी को प्रोवाइड करे तो उसके लिए DHCP रिले बनाया जाता है। ये प्रैक्टिकल का टॉपिक है, आपको इसका चीज प्रैक्टिकल में मिलेगा। चलो लिख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो द DHCP, नहीं आप कहेंगे सर वहां पर आपने बताया नहीं, और इसका नोट्स बनाते चले जाना जैसे आपको भी आसानी हो, क्योंकि कुछ समय बाद ये सारे वीडियोस आपके प्राइवेट्स में चले जाएंगे। द DHCP रिले मैनेजेस रिक्वेस्ट बिटवीन DHCP client एंड सर्वर, ठीक है। और रिले कहाँ यूज होता है, 7 पॉइंट पे लिख लेंगे। RELAY रिले आर यूज्ड when an organization has to handle large or complex network, ठीक है। रिले वहां यूज किया जाता है जहां पे बड़ा नेटवर्क्स होता है।
अब ये चीज़ की ध्यान रखने वाली है कि जब भी हम DHCP सर्वर को कॉन्फ़िगर करेंगे तो क्या पैरामीटर्स होना चाहिए। तो पैरामीटर्स में मैं यहाँ पर रिक्वायरमेंट डाल दे रहा हूँ। रिक्वायर्ड, क्या रिक्वायर्ड होना चाहिए? आईपी एड्रेस की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ चाहिए सबनेट मास्क चाहिए, उसका डिफ़ॉल्ट गेटवे होना चाहिए, और साथ में ही DNS सर्वर एड्रेस भी होना चाहिए। यानी आपको इतनी चीज़ों की रिक्वायरमेंट पड़ेगी DHCP को कॉन्फ़िगर करने के लिए। क्लियर? कॉन्फ़िगरेशन इसका अलग है, ये बहुत छोटा सा प्रैक्टिकल नहीं है, बट हालांकि इससे टॉपिक अच्छे से पूछे जाते हैं, बट हम लोग यहाँ पर काफ़ी अच्छे से इसको कवर कर रहे हैं DHCP को। और DHCP IP पूल में देता है, साथ में ऑडिट लॉग भी करता रहता है ये, है ना। हाँ, नहीं वो हो जाएगा आपका, ठीक है ठीक है, नेक्स्ट क्लासेस से आपको मिल जाएगी उसकी नोट्स। हाँ, आज नहीं, आज DHCP हम लोगों ने ख़त्म ही कर लिया है ऑलमोस्ट। स्कोप सुपर स्कोप वगैरह बचा हुआ है, जो कि हाँ हाँ, स्कोप सुपर स्कोप बचा हुआ है। तो स्कोप सुपर स्कोप आपको जो इसका नोट्स है स्कोप एंड सुपर स्कोप का, वो आपको प्रैक्टिकल में मिलेगा। और एक चीज़ और ध्यान देंगे, जो भी नंबर हो, यहाँ पे 9 होगा मे बी, तो ये जो DHCP है, प्रोवाइड IPv4 एंड IPv6 एड्रेस, तो DHCP कैन प्रोवाइड, DHCP सर्वर IPv4 IPv6 दोनों को भी प्रोवाइड कर सकता है। जो भी आप कॉन्फ़िगर करेंगे वो प्रोवाइड करेगा। और एक प्रोटोकॉल और होता है बूटस्ट्रैप प्रोटोकॉल, जो कि कंप्यूटर नेटवर्किंग प्रोटोकॉल कहलाता है। तो DHCP उसके भी साथ वर्क करता है, अगर हम कहें तो बूटस्ट्रैप प्रोटोकॉल के साथ ये वर्क करता है ना। तो यहाँ तक हम लोगों ने DHCP के लीज टाइम को जान लिया, DHCP वर्क किस पे करता है ये जान लिया, कुछ नोट्स पॉइंट हम लोगों ने क्रिएट कर लिया, साथ में डोरा प्रोसेस को भी समझ लिया है। अब जो हमें काम करना है वो DHCP को कॉन्फ़िगर करने का कार्य करना है। साथ में ही हम उसको देखेंगे कि यह IP कैसे कॉन्फ़िगर होगा, इसकी सर्विसेज को कैसे एनेबल करेंगे हम लोग, साथ में ही इसके वर्क को समझेंगे। चलिए कुछ एक नोट पॉइंट और ले लेते हैं। वो एक्स्ट्रा नोट पॉइंट है ना। अगर आपको नई IP चाहिए तो ठीक है, टू गेट न्यू IP, अगर वो IP खाली है तो मिलेगा, अदरवाइज मिल नहीं सकता, थोड़ा सा संभावनाएं बनती हैं। या फिर यहाँ पे कर लें, कहें रिलीज द IP, क्या कमांड यूज करते हैं? ओके, तो हम इसको दूसरे कलर से लिख देते हैं, आप लोग विशेषता अच्छे से लिखिएगा। IP, ओह मेरी राइटिंग गंदी है, इससे अच्छा मैं इसे ही लिखूं, है ना। अच्छा, IP कॉन्फ़िग स्पेस स्लैश रिलीज, उसके बाद इंटर बटन। ध्यान रखना क्या कमांड है, IP कॉन्फ़िग